हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो रीकैप सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर थर्ड। अब तक हम रे ऑप्टिक्स के 2 लेक्चर्स पूरे कर चुके हैं। उम्मीद है आपको इसके साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है उससे आपको अपने रिवीजन में मदद मिली होगी। और इसी तरह पढ़ते रहिए और ढेर सारे सवालों को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि परीक्षा में सवाल ही आएगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लिए। अब देखिए, इफ वी एडेड हाफ पार्ट ऑफ, क्वेश्चन कहता है इफ वी एडेड हाफ पार्ट ऑफ ईच ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ एज शोन, द रिजल्टेंट फोकल लेंथ विल बी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको, अब 4 आंसर दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस के आधे पीस को ऐसे काटेंगे और अगर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एफ है, तो जो ब्रोकन पीस है उसकी फोकल लेंथ भी कितनी होगी? एफ होगी। एक तो ये बात हो गई। और अगर मान लीजिए कॉन्केव लेंस की भी फोकल लेंथ एफ है और उसे भी आप बिल्कुल बीच में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कट कर रहे हैं, तो फिर आपको इसके 2 पोर्शंस मिलेंगे। उनकी फोकल लेंथ भी क्या होगी? क्योंकि कॉन्केव की फोकल लेंथ माइनस एफ मानी जाती है, तो इसकी भी कितनी होगी? माइनस एफ। तो यहां पर फिगर में एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसकी फोकल लेंथ है प्लस एफ, इसकी फोकल लेंथ है माइनस एफ। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी? तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम इसकी पावर ले लेते हैं P1 प्लस 1/f और इसकी पावर ले लेते हैं -1/f। तो नेट पावर पहले निकालेंगे। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। हम पहले नेट पावर निकालेंगे। नेट पावर होगी P = P1 प्लस P2। नेट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, +1/f -1/f। तो पावर क्या आ गई? 0। पर पावर क्या होती है? 1/f होती है। तो डेफिनेटली एफ कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए आपका इन्फिनिटी। सेकंड इज द राइट आंसर। सो बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। पावर से हमने इसको कैलकुलेट किया तो वो थोड़ा ज्यादा आसान था। आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करें। अब आपने इसे नोट कर लिया होगा। द मैग्नीफाइंग पावर, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑफ ए compound microscope increases when the focal length of objective lens is increased and that of eye lens is decreased. Second option है the focal length of eye lens is increased and that of objective lens is decreased. तीसरा आंसर है focal length of both objective and eyepiece are increased. चौथा आंसर है focal length of both objective and eyepiece are decreased. तो देखिए, सबसे पहली बात कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को आप लिख सकते हैं L/FO × 1 + D/FE, अगर इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ड्रेसिंग विद पर बनी हो। तो इस फॉर्मूले से बहुत क्लियर है, अगर हम FE को कम कर दें तो, और एज वेल एज FO को भी कम कर दें। FE का मतलब है आईपीस की फोकल लेंथ, FO का मतलब है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ। अगर हम दोनों की फोकल लेंथ को कम कर देंगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो बढ़ जाएगी। तो ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखें। इस फॉर्मूले का यूज हमेशा हम लॉजिकल क्वेश्चंस के लिए कर सकते हैं। ये बात आपको बड़ा ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, फोकल लेंथ ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस आर डिक्रीज्ड। हमेशा याद रखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो उसको आंसर देने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। एफओ को बढ़ाने पर, कम करने पर ये L/FO की वैल्यू बढ़ जाएगी और FE को कम करने पर D/FE की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 1 + D/FE की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये लॉजिकल क्वेश्चन था, बेसिक था। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन मिरर पर बेस्ड है, आप इसको नोट करें। An object is 20 centimeter from a convex mirror of focal length 10 centimeter. The image formed by the mirror is,
real and at 20 centimeter from the mirror, virtual and at 20 centimeter from the mirror, virtual and at 20 by 3 centimeter from the mirror, fourth real and at 20 by 3 centimeter from the mirror। तो सबसे पहली बात है ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, तो पहला और चौथा आंसर तो हो ही नहीं सकता। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर ले लीजिए। फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो प्लस मानी जाती है, इसे आप ले लीजिए +10। फिर मिरर फॉर्मूला यूज करिए, u +1/v, तो 1/10, ये -1/10 +1/v। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये ऐड हो जाएगा 1/10 + 1/20 = 1/v। बेसिक क्वेश्चन है, 20 एलसीएम ले लीजिए, 2 + 1 1/v, 3/20 = 1/v, तो v आ गया +20/3 +20/3। तो प्लस साइन बताता है कि इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के राइट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर वर्चुअल स्पेस होता है, तो वर्चुअल स्पेस में बनने वाली सारी इमेजेस क्या होती हैं, वर्चुअल होती हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, और 20/3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगी। और तीसरा आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये थोड़ा मिरर फॉर्मूले को ध्यान रखें। और मैग्नीफिकेशन पूछा नहीं गया है, फिर भी हम उसको निकाल सकते हैं, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, -v/u, ये है आपका -20/3 और ये है -20, तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा +1/3। तो प्लस साइन बताता है कि कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और जो इमेज बनेगी उसका जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज का 1/3 होगा। पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी हमें, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक सवाल था, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, ये भी मिरर पर बेस्ड है, कॉनकेव मिरर पर बेस्ड है, आप इसको नोट करें। An object is placed 10 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. The position of image and its magnification, दोनों चीजें पूछ ली। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ होगी r/2 15/2 पर कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को हम क्या साइन देते हैं, -15/2 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, -10 सेंटीमीटर में रखा गया है। तो सबसे पहले सीधा सीधा सवाल है, मिरर फॉर्मूला रिवीजन कर रहे हैं, तो फॉर्मूले का रिवीजन भी तो बहुत जरूरी है, चाहे वो आता हो चाहे ना आता हो। तो फोकल लेंथ आप देखिए -15/2, तो ये -15/2, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, तो लेफ्ट साइड ही रखा होगा, और ये आ गया आपका 1, तो ये हो गया -2/15, ये इधर आ जाएगा +1/10 = 1/v। एलसीएम लीजिए 30 -4 +3, तो -1/30, सीधा सीधा सवाल है, = v, तो v = आ जाएगा हमारा -30। तो इमेज वहीं बनेगी जहां जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज इज रियल, इमेज इज रियल। अब रहा सवाल मैग्निफिकेशन का, तो मैग्निफिकेशन होता है -v/u, विद साइन वैल्यू पुट कर दीजिए, -30 -10 +30 अपॉन -10, तो ये मैग्निफिकेशन कितना हो गया, m = -3, तो हम कहेंगे इमेज इज मैग्निफाइड, इमेज इज मैग्निफाइड 3 टाइम्स, 3 गुना साइज में बड़ा इमेज बनेगा। देखो बेसिक क्वेश्चंस लिए गए हैं शुरू में, तो रियल बनेगा, और हमने v भी निकाल लिया था, कितना निकाल लिया था, -30,
तो रियल इमेज बनेगा, तो ये तो हो नहीं सकता, और V10 नहीं हो सकता, वर्चुअल नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर है V इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, M इक्वल टू 3, रियल एंड इन्वर्टेड। जनरल फॉर्मूला प्रैक्टिस पर सवाल है, तो शुरू के कुछ सवाल बिल्कुल बेसिक लिए गए हैं सिंपल फॉर्मूला प्रैक्टिस पर। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लें। The angle of incidence on the surface of a diamond or refractive index 2.4 if the angle between reflected and refracted rays 90 degree. तब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू पूछी है। तो देखिए ये हमने एक डायमंड का सरफेस बना लिया और एक लाइट रे इस पे इंसिडेंट होती है, मान लीजिए नॉर्मल ड्रॉ करिए। मान लीजिए ये कितने एंगल पे इंसिडेंस होती है आई, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड पार्ट, रिफ्लेक्टेड पार्ट। और कुछ पार्ट एयर से कहाँ चला जाता है, डायमंड में, तो उसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड पार्ट। तो ये है हमारा रिफ्रैक्टेड पार्ट, रिफ्रैक्टेड पार्ट हो गया। और ये कहा गया कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और इस एंगल को मान लीजिए R। तो एक लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का जो एडिशन होता है वो होता है 180 डिग्री। तो I प्लस 90 प्लस R इज 180 डिग्री, I प्लस R इज 90 डिग्री। तो R को हम लिखेंगे 90 माइनस I। अब स्नेल का लॉ हमें लगा देना है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। लाइट रे एयर से कहाँ जा रही है, डायमंड में जा रही है, तो एयर म्यू डायमंड साइन आई अपॉन साइन आर, ये दिया हुआ है हमें 2.4, और आर अभी हम निकाल चुके हैं, साइन 90 माइनस आई, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया 2.4 इक्वल टू साइन आई अपॉन कॉस आई। 2.4 इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, tan आई। तो हम लिख सकते हैं tan आई इक्वल टू 2.4, तो I इक्वल टू tan इनवर्स 2.4, tan इनवर्स 2.4, tan इनवर्स 2.4। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। स्नेल्स लॉ मालूम होना चाहिए, और एक लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का जो एडिशन होता है वो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस बात की इंफॉर्मेशन हमें मालूम होनी चाहिए। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। तो बहुत सिंपल सवाल था। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको नोट करें, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ओके, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन पर बेस्ड। व्हेन अ लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वन मीडियम टू इनटू अनदर मीडियम, द वेवलेंथ चेंजेस फ्रॉम 4500 एंगस्ट्रॉम टू 3000 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि वेवलेंथ कम हो रही है। इसका ये मतलब है कि लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। द क्रिटिकल एंगल फॉर अ रे फ्रॉम सेकंड मीडियम टू द फर्स्ट मीडियम इज। तो ये चार आंसर इसको दिए गए हैं। तो देखिए रेयरर मीडियम में आर का मतलब हो गया, देखिए आर का मतलब हो गया रेयरर मीडियम, विरल जिसे बोलते हैं आप, और डी का मतलब हो गया, डी का मतलब हो गया डेंसर मीडियम। तो रेयरर की वेवलेंथ है ज़्यादा होगी 4500 एंगस्ट्रॉम, डेंसर की वेवलेंथ कम होगी 3000 एंगस्ट्रॉम। तो अब देखिए अगर लाइट रे जब रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो हम लिख सकते हैं लैम्डा रेयरर अपॉन लैम्डा डेंसर। तो यहाँ से हमें म्यू मिल जाएगा डेंसर मीडियम का।
15 से काट दीजिए 2 और 3, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 3/2। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 3/2। और फिर अब हम क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम जानते हैं साइन सी इक्वल टू 1/r/μ_d। तो साइन सी यहाँ पर आ जाएगा 1/3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, साइन सी विल बी 2/3। बेसिक क्वेश्चन हैं, सी इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, अच्छा ये लगभग आपको मैं बता दूं, ये लगभग 42 डिग्री के आसपास आता है और एग्जैक्टली 41.8 डिग्री आता है। तो चलिए अब पीछे चलते हैं, आंसर को तो देख लेते हैं कि कौन सा आंसर है। ये देखिए पहला आंसर बिल्कुल क्या है, सही आंसर है साइन इनवर्स 2/3। सिंपल क्वेश्चन था, बस गलती नहीं करनी। रिवीजन में सिंपल क्वेश्चंस भी लेने पड़ेंगे, मीडियम भी लेने पड़ेंगे और टफ भी लेने पड़ेंगे। आगे जब आप बढ़ेंगे तो कुछ टफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब देखिए ये रहा आपका अगला कॉन्वेक्स लेंस की कटिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें। ओके, a symmetrical double convex lens is cut into two equal parts along a plane perpendicular to the principal axis. If the power of original lens is 4 diopter, then power of one of the two pieces is 2d, 4d, d/4, 8d। ये इसके आंसर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए हम अच्छे से जानते हैं कि ये हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस हो गया और मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ कितनी है, f है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f। तो पावर दी गई है 4, तो अब इसकी फोकल लेंथ आ गई हमारी 1/4 मीटर। 1/4 मीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस लेंस को काट रहे हैं, कितने पीसेस में, 2 पीसेस में कट कर रहे हैं, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और यह है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इसके 90 डिग्री डायरेक्शन में हमने इसके कितने पीसेस कर दिए, 2 पीसेस कर दिए। कितने पीसेस कर दिए, 2। तो अब हमें कितने लेंस मिलेंगे, 2 लेंस। हमेशा फोकल लेंथ से ही कैलकुलेट करा करिए। ये 2 लेंस मिल गए हमें, 2 पीसेस मिल गए। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। हम अच्छे से जानते हैं कि जब लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया जाता है तो उसकी फोकल लेंथ आधी हो जाती है। तो अब इन पीसेस की नई फोकल लेंथ क्या होगी, इस बारे में सोचिए। आधा ऑफ 1/4, तो इनकी नई फोकल लेंथ हो जाएगी 1/8 मीटर। तो हमसे फोकल लेंथ नहीं पूछी गई है, पावर पूछी गई है। तो नई पावर क्या हो जाएगी, P' इक्वल टू 1/f'। तो ये हो जाएगा 1/1/8। तो जो नई पावर है वो कितनी हो जाएगी, 8। तो इन यूनिट्स लिखें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, न्यू पावर इज 8 डायोप्टर, मतलब कितनी हो गई, 8d हो गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना होना चाहिए, 8 डायोप्टर होना चाहिए। 8 डायोप्टर होना चाहिए। तो ये आप चौथे आंसर को एज ए करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। तो बड़ा सावधानी से, जितना सिंपल क्वेश्चन होता है उसमें गलती होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। तो अब कुछ आगे जो क्वेश्चन होंगे थोड़े टफ होंगे, जैसे ये रहा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पर है, तो ये करना ही पड़ेगा, कोर्स में है। ओके, अब क्वेश्चन में दिया गया है, टू थिन लेंसेज व्हेन इन कांटेक्ट, जब टच करते हैं एक दूसरे को, प्रोड्यूसेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर प्लस टाइम डायोप्टर व्हेन दे आर 0.25 मीटर अपार्ट। जब उन्हें 0.25 मीटर की डिस्टेंस पे रखा जाता है तो पावर रिड्यूस होकर कितनी हो जाती है, +6 डायोप्टर। द पावर ऑफ द लेंसेज इन डायोप्टर्स आर। बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले इसमें थ्योरेटिकल रिवीजन हम कर लें। जब मान लीजिए 2 लेंसेज हैं और उन्हें हम कांटेक्ट में रखते हैं, और मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ कितनी है, f1 और f2। तो हम जानते हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी होती है, 1/f1 + 1/f2। तो इसको हम लिख सकते हैं P = P1 + P2। अब दूसरे केस के बारे में बात कर लें। ये 2 लेंसेस हैं
फोकल लेंथ f1, दूसरे की फोकल लेंथ f2, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, d है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन आएगी 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। तो पावर के टर्म्स में हम इसे लिख सकते हैं P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। और एक बात का आपको ये बड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब पावर कैलकुलेशंस आप करें तो डिस्टेंस को कभी भी सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस को हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में। तो ये प्रिकॉशन है, ये हमें लेनी चाहिए। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि जब वो कांटेक्ट में होते हैं तब उनकी पावर होती है 10, तो ये पहला इक्वेशन हो गया। और जब उन्हें एक दूसरे से डिस्टेंस पर रखा जाता है माइनस डी P1 P2 डी P1 P2, तब रिड्यूस होकर कितनी हो जाती है, 6। ये दो इक्वेशन हमने बना लिए। अब आप देखिए P1 प्लस P2 10 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 10 माइनस डी P1 P2 इक्वल टू 6, 10 माइनस 6 इक्वल टू डी P1 P2। डिस्टेंस है 0.25 मीटर, तो 0.25 को आप कह सकते हैं 1/4। तो P1 P2 की वैल्यू आ जाएगी 16। तो ये आपका तीसरा इक्वेशन बन गया। अब आप जानते हैं सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं पूरा। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। a की जगह P1 रख दीजिए, b की जगह P2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 होल स्क्वायर माइनस 4 P1 P2। तो यहाँ से हम P1 माइनस P2 निकाल लेंगे, तो ये 10 हो गया और ये हो गया 16, 4 इंटू 16। तो P1 माइनस P2 होल स्क्वायर विल बी 100 माइनस 64, दैट इज 36। तो P1 माइनस P2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब निकालना बहुत आसान है, हम वेरीफाई भी कर सकते थे आंसर को, लेकिन मेथड जब लगानी है तो पूरी लगानी है। P1 प्लस P2, अब देखिए 10 था, P1 माइनस P2 था 6, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये मिलेगा आपको 2P1 इक्वल टू 16, तो P1 इक्वल टू 8। तो P1 प्लस P2 इक्वल टू, अब P1 की वैल्यू 8 रख दीजिए, तो P2 आपको मिल जाएगा 10। तो आपका आंसर आ गया 8 और 10। सॉरी 10 नहीं आएगा, देखो यहाँ पे एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। P2 हो जाएगा 10 माइनस 8, वेरी सॉरी। तो P2 कितना हो जाएगा, 2। तो 8 और 2 आंसर होना चाहिए इसका। तो देखते हैं कौन सा आंसर है, 2 और 8। सेकंड इज द राइट आंसर। तो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये फॉर्मूले हमें मालूम होने चाहिए, ये फॉर्मूले हमें मालूम होने चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी था। और डिस्टेंस को आप हमेशा ध्यान रखिए किस में लेना है, मीटर में। डिस्टेंस को हमेशा किस में लिया करिए, मीटर में। सेंटीमीटर में अगर दिया हो तो आप उसे मीटर में बदल दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लें। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। देखिए इसमें मेन बात क्या है, डाइवर्जिंग है, मेनिस्कस है। Lens of 1.5 refractive index has concave surfaces of radii 3 and 4 centimeter. The position of image if an object is placed 12 centimeter in front of the lens. तो अगर ऐसे लेंस के 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगी। तो पहली बात तो यह है कि हमें इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो डाइवर्जिंग मेनिस्कस का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा डाइवर्जिंग मेनिस्कस, ये। अब यहाँ पर रेडी है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर,
ये R1 है, तो R1 होगा -3 सेंटीमीटर और R2 होगा -4 सेंटीमीटर। और दूसरी बात, म्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.5। यस, म्यू इज गिवन एज 1.5। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्म फोकल लेंथ निकालेंगे। 1/f इक्वल टू म्यू -1, 1/R1 -1/R2। तो ये हो गया 1.5 -1, ये हो गया -3 और ये हो गया -4। तो ये हो गया आपका 1/2। 0.5 -1 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। और ये हो गया, प्लस हो जाएगा 1/4 -1/3। तो एलसीएम लीजिए, 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 -4। तो ये जो फोकल लेंथ आएगी आपकी, ये आएगी -24। 3 -4 -1 और ये 2 × 12 24, -24 सेंटीमीटर आएगी। अब देखिए कहा क्या गया है, ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है -24 सेंटीमीटर। तो पोजीशन ऑफ इमेज के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करो, 1/v -1/u। ये हो गया -24 और ये हो गया आपका -12। तो माइनस माइनस प्लस, तो -1/24 इक्वल टू 1/v प्लस 1/12। तो -1/12 -1/24 इक्वल टू 1/v। ये 24 हो गया, ये हो गया -2 -1 1/v। तो -3/24 इज 1/v। तो v होगा -24/3। तो v की वैल्यू आ जाएगी -8। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये क्वेश्चन सिंपल होने के बावजूद भी इंपॉर्टेंट है। तो डाइवर्जिंग मेनिस्कस कैसा होता है, ये आप याद रखिए। इसे कहते हैं हम डाइवर्जिंग मेनिस्कस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, सीधा सीधा सवाल है, आप इसको नोट कर लें। ओके, तो क्वेश्चन में दिया गया है, अ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेसेस ऑफ द प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 एंड इमर्जेंट रे जस्ट ग्रेजेस द सेकंड फेस ऑफ द प्रिज्म। मतलब निर्गत किरण, इमर्जेंट रे, प्रिज्म के दूसरे फेस को टच करते हुए बाहर निकल जाती है। तो आपसे पूछा गया है देन द एंगल ऑफ डिविएशन इज, पहला आंसर 0 डिग्री, दूसरा आंसर 30 डिग्री, तीसरा आंसर 60 डिग्री, चौथा आंसर 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि भाई क्या कंडीशंस है। ये हमने प्रिज्म बना लिया। अब एक लाइट रे इस प्रिज्म पर 90 डिग्री पे आती है, तो वो भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये देखिए ऐसे हमने ड्रॉ कर ली, ये लाइट रे हो गई, ये 90 डिग्री पर आ गई। अब यहां पर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल, ये हमने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल। अब ये लाइट रे बाहर निकलेगी प्रिज्म से, ये निकल गई। तो आई वांट टू से दैट दिस लाइट रे गोज लाइक दिस, और ये हो गया इसका एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो 90 डिग्री के केस में हम जानते हैं I और R1 दोनों 0 होंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे हमने एक चीज को वायलेट करा है,
कि ये कहा गया कि लाइट रे दूसरे फेस को टच करते हुए बाहर निकलती है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। लाइट रे दूसरे फेस को टच करते हुए बाहर निकलती है। ये थोड़ा हमें ऐसे बनाना चाहिए था। ये देखिए, लाइट रे दूसरे फेस को ग्रेस करती है, टच, ये ऐसे बनेगा। तो ऑब्वियसली जो ई की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 90 डिग्री। और ये एंगल हो गया आपका R2। हम जानते हैं म्यू दिया हुआ है 2। म्यू कितना दिया हुआ है, 2। क्योंकि लाइट रे इस फेस को टच करते हुए बाहर निकल रही है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बाउंड्री कंडीशन है। तो R2 को किसके बराबर होना चाहिए, C के। तो 1/sin c। तो sin c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो C आ जाएगा 30 डिग्री। तो अब सारे एंगल हमें मालूम चल गए। तो अब हम जानते हैं कि A इक्वल टू ज्योमेट्री ऑफ प्रिज्म से R1 प्लस R2। R1 तो 0 है, R2 हमने अभी निकाल लिया, कितना, 30 डिग्री। तो प्रिज्म का एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। प्रिज्म का एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। अब A प्लस डेल्टा हम जानते हैं I प्लस ई। I 0 है, E 90 है। तो डेल्टा 30 प्लस डेल्टा इक्वल टू 90। तो डेल्टा हो जाएगा 90 माइनस 30। तो एंगल ऑफ डिविएशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल था, तो इसमें गलती मत करिए। लाइट रे दूसरे, ये सेकंड फेस ऑफ प्रिज्म है, दूसरे फेस को टच करते हुए बाहर निकलती है। मतलब अंदर वाला एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन हो गई। तो म्यू से हमने क्रिटिकल एंगल निकाला, पर ये हम इस एंगल को R2 भी कहते हैं। हम जानते हैं इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरह से हमने ये निकाल लिया और डेल्टा भी आ गया। तो इसका आंसर है डेल्टा का 60 डिग्री। तो दिस आंसर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अब देखिए, क्वेश्चन कहता है द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ 10। तो ये हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन 10। टू गेट एन ओवरऑल मैग्निफिकेशन ऑफ 100, ओवरऑल मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 100। When image is formed at 25 centimeter from the eye, the focal length of eye lens should be in centimeter। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हमें एक डायग्राम को समझना पड़ेगा। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, जितना आप भी जानते हैं। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। तो सबसे पहले इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस बनाता है, ये बना दी, ये फर्स्ट इमेज हो गई। और ये डिस्टेंस होता है आपका VO और ये डिस्टेंस होता है UO। अब आईपीस लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है अपने से D डिस्टेंस पर। तो ये कहा गया है, तो ये डायग्राम में थोड़ा आप इसको समझिए। ये यहाँ इमेज बन गई D डिस्टेंस पर। तो ये आपका, तो ये जो डिस्टेंस होता है हम जानते हैं इसे क्या बोलते हैं, UE। तो कंसेप्ट नंबर 1, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम लिख सकते हैं MO इंटू ME। तो ये दिया हुआ है 100, ये दिया हुआ है 10। तो यहां से हमें पता चलता है कि आईपीस का मैग्निफिकेशन कितना है, 10 है। अब आईपीस का मैग्निफिकेशन क्या होगा, इमेज डिस्टेंस कितना है D, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है U। तो आईपीस का जो मैग्निफिकेशन होगा वो होगा D/UE, D/UE। अब देखिए, अगर हम इस लेंस फॉर्मूले को आईपीस लेंस के लिए यूज करते हैं तो FE, इमेज बनी -D, ऑब्जेक्ट रखा -UE। तो 1/FE
प्लस 1/d इक्वल टू 1/UE। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो अब इन दोनों फॉर्मूले को हम कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ME इक्वल टू D/UE। तो इसको हम लिख सकते हैं D इंटू 1/UE, नहीं लिख सकते, और 1/UE को हम लिख सकते हैं 1/FE प्लस 1/UE को हम लिख सकते हैं 1/FE प्लस 1/D। तो ये फॉर्मूला बन गया आईपीस के मैग्निफिकेशन का। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और इस फॉर्मूले को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस ये हो गया हमारा D इंटू 1/FE प्लस D 1/D। अब D को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया D/FE प्लस 1। और ये मैग्निफिकेशन हम निकाल चुके हैं, 10 था, D था 25, 10 में से 1 गया तो 9 बचा। तो अब हम यहां से FE को लिख सकते हैं 25/9। तो ये हमारा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस होना चाहिए, FE इक्वल टू 25/9। सो द थर्ड आंसर इज राइट। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में याद रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं? एक तो ये है M इक्वल टू MO इंटू ME। पॉइंट नंबर 2, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस हमेशा याद रखिए 1 प्लस D/FE, 1 प्लस D/FE। तो ये बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ये 2 पॉइंट्स याद रहेंगे। तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन 100 था, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन 10 था, तो यहाँ से ME 10 आ जाएगा। तो सीधे सीधे आपका क्वेश्चन 1 मिनट में क्या होगा तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, इसको नोट करिए। The magnifying power of an astronomical telescope is 5. The focal power of its eyepiece is 10 diopter. तो देखिए, मैग्नीफाइंग पावर हो गई 5 और पावर ऑफ आईपीस हो गई कितनी? 10। तो पावर को लिख सकते हैं 1/FE। तो आईपीस की फोकल लेंथ कितनी होगी? 1/10E, 1/10, क्योंकि पावर होती है 1/F। तो ये आपका जो आंसर आया ये किस में आया? मीटर में आंसर आया। अब हम जानते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? FO/FE। मैग्नीफाइंग पावर दी गई है 5, FO पूछा है, FE दिया हुआ है 1/10। तो 5 इक्वल टू 10 FO। तो यहां से हमें मिल जाएगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 1/2 मीटर। तो फोकल पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी होगी? 1/FO होगी, 1/1/2। तो ये आ गई 2 डायोप्टर। इस क्वेश्चन का आंसर सिंगल स्टेप में था, क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। फोकल पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव की फोकल पावर पूछी है, पावर होती है 1/FO, 1 फोकल लेंथ। पर हमसे फोकल लेंथ नहीं पूछी ऑब्जेक्टिव की, हमसे उसकी फोकल पावर पूछी गई है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हमेशा आप याद रखिए। अब देखिए, आप चाहें तो एक और फॉर्मूले पर हम बात कर सकते हैं, FO/FE। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/FE। ध्यान दीजिएगा, 1/FO, 1/FE पावर ऑफ आईपीस, पावर ऑफ आईपीस हो जाएगा, और ये हो जाएगा पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऐसे भी हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो बहुत सरल सवाल था। मैग्नीफाइंग पावर थी 5, रख दिया, FO निकाल लिया हमने 1/10 मीटर, और इसकी पावर दी गई थी 10। तो इस डायरेक्टली फॉर्मूले से भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे रखें 5 और आईपीस की पावर कितनी दी गई थी? 10। तो फोकल पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी हो जाएगी? 10/5
आंसर आ जाएगा 2 डायोमीटर। तो बहुत सिंपल है। थोड़ा क्वेश्चन फिजिक्स में लैंग्वेज पर ध्यान देना क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका मिरर पे है, बिल्कुल बेसिक थ्योरी पर है, इसको आप नोट कर लें। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये हमें याद होना चाहिए। इफ ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड इन इट्स प्लेन थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, कीपिंग द इंसिडेंट रे डायरेक्शन फिक्स, देन द एंगल थ्रू विच द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स। हम जानते हैं, अगर if mirror is rotated by theta, then reflected ray theory है turns by 2 थीटा। तो यहाँ पे थीटा दिया हुआ था 20 डिग्री, तो 2 थीटा हो जाएगा 2 इंटू 20, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो इसका आंसर तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन। तो डायरेक्टली हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर भी पूछेंगे कि इसे रीकैप सीरीज में क्यों रखा गया। रिवीजन है, रिवीजन में फॉर्मूला रिवीजन भी तो जरूरी होता है, और मैं सोचता हूँ कि एक क्वेश्चन के थ्रू वो फॉर्मूला रिवीजन हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। सिंपल है, मैग्नीफिकेशन पर बेस्ड सवाल है, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, द पोजिशन ऑफ इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन। बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें का सवाल हम अभी भी कर चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है u-5 है, कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15, तो इसकी फोकल लेंथ होगी -15/2 सेंटीमीटर। सिंपल मिरर फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लगा देंगे 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये हो गया -15/2, ये हो गया -5, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। -2/15 -1/5 प्लस v, तो ये हो गया 1/5 -2/15 इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लीजिए, 3 -2। तो इमेज बनी रियल कि इन्वर्टेड कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखिए, v का पॉजिटिव साइन बताता है कि इमेज बनी है वर्चुअल, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट है -5 और इमेज की डिस्टेंस है प्लस, राइट साइड में बनी। अब सवाल है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u, -15, और u की वैल्यू आप जानते हो कितनी है, -5 है, तो ये -5 आ गया। तो मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा प्लस होता है। कितना होता है? प्लस होता है। तो सीधे सीधे सवाल सॉल्व हो गया। v 15 है और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल सही है। बहुत सीधा सीधा सवाल था, इजी क्वेश्चन था, तो हमने कर लिया। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपल है। इस लेक्चर में हमने बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस को ही इंक्लूड किया है, इसको आप नोट करिए। The velocity of light in glass whose refractive index with respect to air is 1.5 is 2 into 10 to the power 8. In a certain liquid, the velocity of light is 2.5 into 10 to the power 8, found to be the refractive index of the liquid with respect to air. एक दूसरे लिक्विड में, ग्लास में लाइट की स्पीड है 2 into 10 to the power 8, लिक्विड में लाइट की स्पीड है 2.5 into 10 to the power 8। तो हमसे पूछा गया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ हमें 2 स्पीड दी गई है। तो देखिए, सबसे पहली चीज म्यू ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, ये हम जानते हैं। और इसी तरह म्यू ऑफ लिक्विड क्या होगा, सी,
अपॉन वेलोसिटी इन लिक्विड, वेलोसिटी इन लिक्विड। पर ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं है, हम इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो ये सब हमें क्यों दिया? तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। अब हम जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं म्यू जी अपॉन म्यू लिक्विड। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और म्यू जी क्या होगा, सी अपॉन वी ग्लास अपॉन ये होगा सी अपॉन वी लिक्विड, सी से सी कट गया, इक्वल टू वी एल अपॉन वी जी। तो हमारा जो फॉर्मूला आया म्यू जी अपॉन म्यू लिक्विड, इसको समझिए, वी एल अपॉन वी जी। तो इसको अब हम एक डायरेक्ट अप्रोच में भी कर सकते हैं, म्यू जी वी जी। अब देखिए, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, म्यू लिक्विड इनटू वेलोसिटी इन लिक्विड म्यू ग्लास इनटू वेलोसिटी इन ग्लास। तो कुल मिला के ये एक कंसेप्ट यहाँ बनती है जो आपको याद रहनी चाहिए, म्यू वी इज कांस्टेंट। देखिए, फॉर्मूले अपने बनाने आने चाहिए, तो हम इसको हमेशा लिख सकते हैं म्यू वन वी वन इक्वल टू म्यू टू वी टू। अब म्यू लिक्विड हमें निकालना है, ठीक है। तो म्यू लिक्विड को निकालने के लिए अब हम यहाँ वैल्यूज रखेंगे, म्यू लिक्विड वेलोसिटी इन लिक्विड। अब देखिए, वेलोसिटी इन लिक्विड 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8, म्यू ग्लास 1.5, वेलोसिटी इन ग्लास 2 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये कैंसिल हो गया। और 2 इंटू 1.5 कितना आएगा, 3। तो म्यू लिक्विड इंटू 2.5 इज 3, सो म्यू लिक्विड इक्वल टू 3 अपॉन 2.5, 30 अपॉन 25, 6/5, 6/5। और 6/5 को आप लिख सकते हैं 1.2, 1.2। तो द राइट आंसर इज 3rd। तो कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम इस तरह से भी इसको क्या कर सकते थे, म्यू वी इज कांस्टेंट, म्यू वन वी वन इक्वल टू म्यू टू वी टू, म्यू लिक्विड इंटू वेलोसिटी इन लिक्विड म्यू ग्लास इंटू, डायरेक्ट लगा दो वेलोसिटी इन ग्लास बजाय कुछ करने के, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और 6/5 क्या होता है, 1.2। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पर बेस्ड क्वेश्चन, इसको नोट कर लें। The objective of a terrestrial telescope has focal length of 120 centimeter, 120 centimeter, and diameter 5 centimeter. The focal length of eyepiece is 2 centimeter. The magnifying power of telescope for distant object. Magnifying power of telescope for distant object. तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है आपका बिल्कुल सिंपल होता है, FO अपॉन FE 120 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आंसर आ गया। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप से इस ऐसे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा गया है, तो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है, और कोई इसका मतलब नहीं है। क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नहीं दिया गया, तो हम ये मान के चलते हैं कि इमेज कहाँ बनी होगी, इन्फिनिटी में बनी होगी। तो एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि चाहे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो, चाहे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हो, अगर इमेज इन्फिनिटी में बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर FO/FE होगी। यहाँ पे भी कितनी होगी, FO/FE होगी। इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, पर लेंथ ऑफ ट्यूब में बदलाव होता है, FO + FE, और यहाँ लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगी FO
प्लस 4f प्लस FE। F is the focal length of erecting lens, focal length of erecting lens। बस इतना बदलाव हो जाता है, इसके अलावा कोई बदलाव नहीं होता। अगर इमेज कहाँ बन रही है? एट इंफिनिटी। तो कोई खास अंतर नहीं है दोनों केसेस में, जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है सेम होता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत कठिन दिखता है, पर ये उतना ही सरल सवाल है, इसको करके बताते हैं आपको। ओके, नोट कर लिया। आप सवाल पढ़ते हैं। स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ अ बीकर। ये रहा कॉइन। तो ये थोड़ा आपको कॉइन बता दें। ये कॉइन फिल्ड विद लिक्विड, ये लिक्विड भरा हुआ है इसमें। A ray of light from the coin travels up to the surface of the liquid। ये ray of light जा रही है। And moves along its surface। और फिर ये यहां चली गई। ये डायग्राम क्लियर हुआ। हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रेवलिंग इन द लिक्विड। तो इसका क्या मतलब है? हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रेवलिंग इन द लिक्विड, इसका मतलब है लिक्विड में लाइट की वेलोसिटी कितनी होगी। तो भाई लिक्विड में लाइट की वेलोसिटी हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो। अब देखिए, यहां पर लाइट अपना मीडियम बदलती है। यहां पर हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये आपको दिख रहा होगा। और ये ग्रेजिंग करते हुए जा रही है। ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये जो अंदर वाला एंगल होगा, ये एंगल कितना होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल के बराबर। अब आगे बात करते हैं। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल है और ये पूरा एंगल आप देखिए कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो ये एंगल कितना होगा आपका? 90 माइनस सी। 90 माइनस सी। तो अब हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बन गया। तो ये एंगल है आपका 90 माइनस सी। ये है 3 सेंटीमीटर। ये है आपका 4 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस से आप इसको निकाल सकते हैं 5 सेंटीमीटर। अब आगे हमें करना क्या है कि इस ट्रायंगल का यूज करते हुए हम निकाल लेते हैं साइन या कॉस, कुछ भी निकाल सकते हैं। हम निकालते हैं कॉस 90 माइनस सी। अब आप पूछेंगे कि कॉस 90 माइनस सी क्यों, वाई नॉट साइन? तो वो भी क्लियर हो जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ गया 3/5। और हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो ये आ गया साइन सी इक्वल टू 3/5। तो सी निकाल लिया। साइन सी इक्वल टू 3/5। अब हम जानते हैं कि म्यू क्या होता है? 1/sin सी। और साइन सी हम निकाल चुके हैं 3/5। तो म्यू कितना होगा? 5/3। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं c/म्यू। c का मतलब वेलोसिटी इन एयर, 3 × 10⁸ 8/म्यू। म्यू हम निकाल चुके हैं 3 × 10⁸ तो ये हो जाएगा 9/5 × 10⁻। तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया कि कितनी फास्ट होगी लाइट रे। मतलब पूछा गया है कि लाइट रे की लिक्विड में स्पीड कितनी होगी? 9/5 × 10⁸। तो 9/5 × 10⁸। तो चलो भाई 9 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 4 0.8।
तो ये आपका वेलोसिटी का आंसर आ गया 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है 1.8। ये देखिए, अब ये यहाँ पे थोड़ा ये गलत छपा हुआ है, तो इसको थोड़ा सुधार लें प्लीज। 1.8 इंटू 10⁻, ये ऐसे होना चाहिए। तो बहुत अच्छा सवाल था। कंसेप्ट नंबर 1, ये क्रिटिकल एंगल की कंसेप्ट इसमें यूज हुई। और किसी भी मीडियम में जब आपको लाइट की वेलोसिटी निकालनी होती है तो उस मीडियम का म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमने सी निकाल लिया। ये प्लीज इस आंसर को जरूर सुधार लीजिए। ये 1068 बिल्कुल गलत है, 10⁸ दिस वाज द प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हमारा आंसर आ गया 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। सिंपल सवाल है पर हमेशा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिए। Focal length of a convex lens of refractive index 1.5 is 2 centimeter. Focal length of lens when immersed in a liquid of refractive index 1.25 will be. तो एयर में फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो उस लिक्विड में फोकल लेंथ कितनी होगी जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 1.25। तो देखिए, हमेशा इस अप्रोच को यूज करिए जब लेंस एयर में होता है। किस में होता है? एयर में। तब हम उसकी फोकल लेंथ क्या लिख देते हैं, μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो फोकल लेंथ आपकी दी गई है कितनी, 2, म्यू दिया हुआ है 1.5 माइनस 1, तो ये हो गया 0.5 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये कट गया। तो अब ये आपको पता चल गया कि भाई 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो एक तो ये बात होगी। अब जब लेंस लिक्विड में रखा होता है, जब लेंस, मान लीजिए यही लेंस लिक्विड में है, तो क्या होगा, अब लाइट रे जब इस लेंस में ट्रैवल करेंगी तो लिक्विड से कहाँ जाएंगी, लिक्विड है ये, लिक्विड से किस में जाएंगी, लेंस ग्लास का बना हुआ है, ग्लास में जाएंगी। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, सवाल ये उठता है 1/f डैश L लिक्विड टू ग्लास μg माइनस 1 अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसको हम लिख सकते हैं μg अपॉन μl माइनस 1, और इसकी वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, कितनी है, 1 है। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, और इसका कितना है, लिक्विड का 1.25। तो 1/f डैश विल बी, एलसीएम ले लीजिए, तो 1/f डैश विल बी 0.25 अपॉन 1.25, मतलब 25/125। 25 से कैंसिल हो गया अपॉन 1/5। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी, 5। अब नई फोकल लेंथ कितनी होगी, 5 होगी। नई फोकल लेंथ कितनी होगी, 5 होगी। तो पीछे चलते हैं, आंसर में देखते हैं। तो ये हमें आंसर मिल गया। तो मैंने किसी तरह के फॉर्मूले का यूज नहीं किया, मैंने कंसेप्ट यूज करी। जब लेंस एयर में होता है तो लाइट रे एयर से कहाँ जाएंगी, ग्लास में जाएंगी, और जब लेंस लिक्विड में होता है तब लाइट रे लिक्विड से कहाँ जाएंगी, ग्लास में जाएंगी। तो ये बात आपको अब ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए,
दो तरीके होते हैं किसी भी सवाल को सॉल्व करने के, या तो आप फॉर्मूला यूज़ कर लें अगर आपको याद है, ठीक है, मैं कहता हूँ अभी याद है, लेकिन एग्ज़ाम में भी याद रहना चाहिए, इसके लिए ज़रूरत होती है किसकी, रिवीजन की, या आप क्वेश्चन को कंसेप्ट लगा के सॉल्व करें। ये दोनों तरीकों से किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस मेथड को अडॉप्ट करेंगे। रिवीजन से ही नॉलेज क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद पे दुनिया कायम है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और उससे भी ज़्यादा हम ये चाहते हैं कि आपका रिवीजन इस लेक्चर की मदद से अच्छे से हुआ होगा, और कई चीज़ें जो आप भूल गए हो, आधी याद हैं, वो उनको आपने दोबारा याद कर लिया होगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं हर हर चीज़ के लिए, आपके एग्जामिनेशन में सफल होने की कामना करते हैं। तो रिकैप सीरीज तो जारी है, लगातार हम नए लेक्चर्स इसमें डालते रहेंगे, फिर मिलते रहेंगे और आपके रिवीजन को मजबूत करते रहेंगे। थैंक यू, सी यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।